यस, अपने कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में। आपका पहला डाउट है पृथ्वी किरण नहीं होता, पार्थिव विकिरण होता है। ये पार्थिव किरण नहीं, पार्थिव विकिरण और ऊष्मा बजट। पार्थिव विकिरण और ऊष्मा बजट। सर मैंने व्हाट्सएप किया था आपको कुछ समझने के लिए। क्या व्हाट्सएप किया था, क्या समझना था आपको? यार आजकल व्हाट्सएप तो ऐसा हो गया ना कि 24 घंटे आते रहते हैं, जिसके पे नजर पड़ गई। चिनूक, चलिए चिनूक की बात करेंगे। थंडरस्टॉर्म तो यानी बिजली चमकना, ठीक है। यानी कि जो आपके चक्रवात वगैरह आए तो उनमें बिजली जो चमकती है। अरे यार अब तक तो मार और डार पे ही अटके हुए हो, हैं? ये मार डालेगा एक दिन। प्रोसेस क्या होगी? जैसे साइक्लोन की प्रोसेस होती है वही होती है। उष्ण और उपोष्ण में क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया है, क्या दिया है अलग? अंकुश क्या दिया है भाई? ये क्या लिखा है? सहिम वृष्टि और कार का पट। ये कार पर क्या लिखा है आपने? कार का पट। सहिम वृष्टि तो स्लीट कहते हैं। स्लीट यानी ओला और बारिश एक साथ गिरे, ठीक है। मैंने अलग समझा है मार और डार, मैंने समझा उसको समझ लो, ठीक है। वो एकदम सही है। संलयन सिद्धांत क्या है? यानी कि आपस में मिल जाएंगे पानी के पार्टिकल जो असमान होंगे, ठीक है। घास के मैदान, वो तो पूरे वर्ल्ड का मैप कर रहे हैं तब देखेंगे। अब व्हाट्सएप देखा जाएगा 9 बजे के बाद, ठीक है अंकुश। चलिए, डाइवर्जेंस यानी दूर जाना। भारतीय मानसून अनियमित क्यों है? क्योंकि काफी सारे रीजन है जो उसको इफेक्ट करेंगे बारिश को कम ज्यादा होने से। विश्वत रेखीय जलवायु कॉन्टिनेंट से कैसे किरणें, क्या लिखा है आपने? 1 सेकंड, आपका चैट ऊपर चला गया। विश्वत रेखीय जलवायु कॉन्टिनेंट के ईस्ट किनारे पर 15 से 23 डिग्री तक क्यों हो जाती है? क्योंकि हवाएं चलती है ना भाई, यहां से हवाएं आएंगी, उधर से कौन सी वाली ट्रेड विंड आएंगी, ठीक है, और महाद्वीपों पर उतरेंगी और इधर आएंगी तो सूखा रहेगा वहां पे। इधर से मानसून की हवाएं जाएंगी तो वो तो बारिश करेंगी। हरमट्टन कहाँ आती है? गिनी की कोस्ट पे, अफ्रीका में। एनएलआर रेन क्यों नहीं करते? एनएलआर से कैसे हो जाएगी? क्योंकि विंड का मूवमेंट थोड़ी हो रहा है, वो तो एटमॉस्फेयर की सामान्य रूप से टेम्परेचर कम होने की रेट है। वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर क्या होता है? चलिए, असंतृप्त हवा तो नीचे असंतृप्ति होगी, वो तो संतृप्त तो ऊपर जाके होगी ना। अरे यार, ये मैंने कब कहा मार नीचे आते हुए होता है? मैंने कहा पहले ड्राई एडियाबैटिक रेट से होगी, फिर मॉइस्चर एडियाबैटिक रेट से होगी। डेली तो समझा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है आपने? वार्षिक तापांतर लिख दिया है मैंने। गुड इवनिंग। जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो डार रेट से ठंडी होती है और मार से भी।
बट जब नीचे उतरती हैं तो कौन सी रेट से गर्म होती हैं? पहले मार से गर्म होगी, फिर डार से गर्म होगी। ओलावृष्टि क्या है? कल मैंने बताया था कि अगर नीचे वायुमंडल की परतें ठंडी हैं तो सीधा ओला गिर जाएगा, पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। खासतौर सर्दियों में होगी। है वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही है आपको भाई? बाकी सभी को वॉल्यूम आ रही है। भाई असंतृप्त हवा अगर ऊपर उठेगी तो पहले ड्राई एडियाबैटिक रेट से ठंडी होगी और बारिश होने के बाद वही हवा मॉइस्चर एडियाबैटिक रेट से ठंडी होगी, क्योंकि उसे पानी मिल गया है ना। हाँ तो बाद में ही तो मार आएगा, पहले तो ड्राई एडियाबैटिक रेट होगी डार। विश्वत रेखीय में त्रिस्तरीय संरचना कैसे होगी? ऊपर बड़े पेड़ होंगे, बीच में लताएं होंगी और नीचे काई। तीन हो गए ना। ट्रफ, ट्रफ कहते हैं गर्त को, ठीक है। और ट्रफ लाइन यानी सभी गर्तों को आपस में जोड़ने वाली लाइन। वॉइस बाकी सभी को मिल रही है। आप देखिए, धवलता, ब्राइटनेस, धवलता देखना पड़ेगा यार। धवलता वैसे तो कुछ इसका मेरे को याद आ रहा है, लेकिन मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको, मैं देखूंगा इसको। सर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में डेजर्ट होने का रीजन? ये BWH वगैरह मत यूज करना यार, मैं आपसे कह रहा हूं ना, वर्गीकरण आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। BWH का मतलब क्या होता है? बी यानी शुष्क जलवायु, डब्ल्यू यानी वार्म जलवायु, एच यानी सॉरी डब्ल्यू यानी क्या होता है? विंटर शुष्क, ठीक है। और यानी विंटर शुष्क यानी गर्मियों में बारिश होगी, एच यानी हॉट। तो उसको बहुत ज्यादा अंदर क्लिस्ट हो जाएगा साइन कॉस थीटा की तरह, उसको मत करिएगा। वेरी गुड, थैंक यू मीनाक्षी। उपोष्ण उच्चवच वायुदाब क्या होता है? आपने सही लिखा है प्रियंका, क्या लिखा है आपने? उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री पर जो बनता है, 30 डिग्री पर जो हाई प्रेशर बनता है उसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो कहां पर आएगा? मैंने 4 तूफान बताए थे आपको, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन। तो टॉर्नेडो देखो कहां पे आएगा, सारे उष्ण कटिबंध चक्रवात हैं। थंडरस्टॉर्म होता है तूफान, बिजली की चमक के साथ आए जो। बारिश होने के बाद कैसे ठंडी होगी हवा? बारिश होने के बाद में कैसे ठंडी होगी? ऊपर उठेगी, क्योंकि लेटेंट हीट मिल गई ना उसमें, वायु के अंदर लेटेंट हीट मिल गई, और ऊपर जाएगी तो ठंडी होती चली जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम होगी और हवा फैल जाएगी। सहाना बता दो एक बारी, ये क्या है? क्या लिखा है आपने मीनाक्षी? SAHANA, सहाना? तो मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। इसको अगर हिंदी में टाइप कर सकते हो तो आप टाइप कर दीजिए, या फिर इसको देखिए क्या वर्ड आपने लिखा है। सहारा आई थिंक कह रहे होंगे आप, देखिए उसको चेक कर लीजिए। वॉइस नहीं आ रही है। अब भाई वॉइस केवल आप ही को नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। डार के बाद कैसे ठंडी होगी? मैंने लिखा नहीं ड्राई एडियाबैटिक, आज दोबारा समझना है इसको, ठीक है। तुम्हारे काफी सारे कंफ्यूजन है इसमें। विस्तार कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे 15 से 25 डिग्री तक हो जाता है, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। सेल्वा, सेल्वा कहते हैं विश्वत रेखीय वर्षा वनों को। सवाना, ठीक है, सवाना भी बता देंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्या बताना है गल्फ ऑफ मैक्सिको में? गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका के थोड़ा नीचे। काकरापात यानी हेलस्ट्रॉम कहते हैं उसको, ओलावृष्टि, यानी कंकर से लिया है काकरापात, ओलावृष्टि। टॉर्नेडो इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, हाँ बिल्कुल। सस्टेनेबल रेन ओनली इक्वेटर एरिया में होती है, हाँ मान सकते हैं 60 डिग्री पर भी होती है होने को, लेकिन अंदर कॉन्टिनेंट पर नहीं होगी, ठीक है। टाइफून होगा वहां पे चाइना में। सवाना भी बता देंगे आपको। सर कॉन्टिनेंट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे। टॉर्नेडो मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं, बिल्कुल। क्या लिखा है आपने? पत्थर इन चक्रवात।
चेक करिए आपने नितेश का लिखा है पत्थर इन चक्रवात, विश्वतरीय जलवायु एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, ठीक है अभी कर देंगे। सवाना, सवाना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, टॉर्नेडो, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम जहां पे दोनों हवाएं आके मिलती हैं, हवाएं ऊपर उठेंगी, शांत एरिया को कहा जाता है डोलड्रम। सर जिस प्लेस से ट्रफ यानी गर्त, यानी वहां पे लो प्रेशर है ना भाई, तो लो प्रेशर होगा तो बारिश तो अच्छी होगी। आपने कहा सर जिस प्लेस से टफ लाइन गुजरती है वहां पे बारिश किस कारण से अच्छी होगी? सीधी सी बात है, टफ यानी गर्त, और गर्त है तो हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, ठीक है ना। हरमट्टान, खमसीन, सिगराकू, हाँ ये सारी ड्राई विंड है। चलिए आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 15 से 25 डिग्री के यानी कि ईस्ट कॉन्टिनेंट के मानसूनी हवाएं जिधर से जाएगी, क्योंकि ये ओशन से गुजर के आई है, तो ये तो टेम्परेचर को कम करेंगे। लेकिन जो ट्रेड विंड इधर से आ रही थी ये तो ड्राई है, क्योंकि कॉन्टिनेंट पर उतर रही है और इधर से आ रही है, तो ड्राई होगी और गर्म भी होंगी, क्योंकि रेगिस्तान से चल के आ रही है। ये कहां से चल रही है? ओशन से। तो जहां से ड्राई विंड आ रही है तो यहाँ तो आईटिस जेट ज्यादा चौड़ी हो जाएगी ना ईस्ट में। बात समझे आप? सेंट हेलेना कैसा माउंटेन है? कैसा माउंटेन है? माउंटेन है यार। अब कैसा क्या होगा? हाइट बताऊं या फिर लंबा बताऊं या फिर कैसा बताना है आपको, वो पूछिए आप। विश्वतरीय के क्लाइमेट में पोल की तरफ स्लोप, आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया यार जब मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए इक्वेटर लाइन पे मैंने क्या बताया था आपको? 0 डिग्री के पास लो प्रेशर मिलेगा, 30 डिग्री पास हाई प्रेशर मिलेगा। तो हाई से लो की तरफ क्या होगा? स्लोप क्रिएट होगा, तो ढाल तो तीव्र हो ही जाएगा ना, क्योंकि एक जगह हाई प्रेशर है एक जगह लो प्रेशर है, तो ढाल तो ऐसे बनेगा ही, ठीक है। तो ढाल को फॉलो करके क्या आएंगी? हवाएं आएंगी। तो तभी तो लिखा है कि पोल की तरफ वाले एरिया में क्या होगा? ढाल तीव्र होगा, एक तरफ हाई प्रेशर है एक तरफ लो प्रेशर है। स्लीट क्या होता है? जिसमें ओले और बारिश एक साथ गिरे, और हेलस्टॉर्म या फिर जो आप कह रहे हैं काकरापात, उसमें ओले ओले गिरते हैं। दाब प्रवणता का मतलब होता है एक जगह हाई प्रेशर दूसरी जगह लो प्रेशर, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे, यानी ढाल जो क्रिएट हुआ है उसे कहते हैं दाब प्रवणता, यानी फोर्स है जिससे हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। चिनूक, चिनूक हवाएं कहां चलती हैं? अरे अब तो रेगिस्तान के जानवर तो बहुत सारे हैं यार, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको? अभी कमेंट्स मत करो, मैं आपसे कमेंट्स दोबारा ले लूंगा अभी। यहाँ है आपका माउंटेन रॉकी, इधर से हवाएं जब जाएंगी तो पोल से आने वाली हवाएं इस पूरे एरिया को जमा देंगी, तो यहाँ बर्फ जम जाती है। लेकिन हवाएं जब रॉकी को क्रॉस करेंगी तो नीचे आने पे गर्म हो जाएंगी और बर्फ को पिघला देगी प्रेरियस को। तो यहाँ प्रेरियस के मैदानों में गर्म हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। इसकी वजह से जब बर्फ पिघल जाती है तो उस एरिया में यानी कि जो प्रेरिस घास के मैदान है वो साल भर खुले रहते हैं, ठीक है। चलिए वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर क्या है? नहीं, चिनूक में जेट नहीं होती है। वार्षिक तापांतर होता है जनवरी का टेम्परेचर, जनवरी और जुलाई। जुलाई हमारे यहाँ पे सबसे गर्म महीना है, जनवरी सबसे ठंडा महीना है। इन दोनों के टेम्परेचर सपोज करो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यहाँ पे 40 डिग्री होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वार्षिक तापांतर। अब यहाँ पे दैनिक तापांतर क्या है? यानी दिन का मैक्सिमम और दिन का मिनिमम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है दैनिक तापांतर, ठीक है।
उष्ण और उपोष्ण का क्या मतलब है? उष्ण तो जानते हैं आप कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री। इसके ऊपर वाला क्या आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 45। तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है 30 से 45 को कहते हैं उपोष्ण, और उष्ण कौन सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो उपोष्ण का मतलब है 30 से 45, 40 नहीं 45। ठीक है, 30 से 45 के बीच वाला हिस्सा है उसे कहते हैं उपोष्ण। ड्राई एडियाबैटिक रेट और मॉइस्चर एडियाबैटिक रेट दोबारा सुन लीजिए आप, जिनका कंफ्यूजन है। अरे सारी मत पढ़ो, मैं बता दूंगा अभी यार, तुम पहले यहां तो समझ लो। जब कोई भी हवा ऊपर जाएगी, सपोज किया हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 1 किलोमीटर ऊपर जाएगी इसका टेम्परेचर हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 किलोमीटर ऊपर जाएगी इसका तापमान हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ड्राई एडियाबैटिक रेट क्या होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। क्लियर? ये मान लिया कि यहाँ पे जाके वायु संतृप्त हो जाती है और बारिश होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गैसियस फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट बाहर निकलेगी और वो इसमें मिल जाएगी, क्लाउड दोबारा गर्म होगा, फिर अब ऊपर उठेगा तो ये मॉइस्चर एडियाबैटिक रेट से ठंडा होगा। क्लियर? अब जब पर्वत से हवा नीचे उतर रही होगी तो पहले ये थोड़ी दूर मॉइस्चर एडियाबैटिक रेट से गर्म होगी, ठीक है, और फिर नीचे आते हुए ये ड्राई एडियाबैटिक रेट से गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सर एनसीईआरटी में 12 जलवायु है, आप कितनी पढ़ाएंगे, सारी पढ़ने की जरूरत है सर। 2 दिन हम रिवीजन कर लेंगे, आप मंडे के टाइम क्लाइमेटोलॉजी। आपने क्या पूछा था मीनाक्षी, आपने पूछा था सवाना, अभी आ रहा है टाइम उसका, रुक जाइए। तो भाई कितनी जलवायु दी है कितनी नहीं दी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप टेंशन ना लें। पार्थिव विकिरण क्या होती है, सन से जब लाइट आती है तो हमारा अर्थ उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें से जो विकिरणें निकलती हैं जो लॉन्ग वेव्स होंगी, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इन्हें कहा जाता है पार्थिव विकिरण। इनका एक और नाम है इंफ्रारेड, और यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। इंफ्रारेड, हमारा वायुमंडल किन से गर्म होता है, इंफ्रारेड। पार्थिव विकिरण कहो या उन्हें कहो इंफ्रारेड, या अवरक्त तरंगे कहो हिंदी में। ठीक है, ऊष्मा बजट क्या होता है, सन से जितनी एनर्जी हमें मिली है ना, इसको अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसमें से 14 यूनिट एनर्जी क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेगा, 35 यूनिट एनर्जी वापस चली जाएगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी ये है हमारा एल्बिडो। 51 यूनिट हमें मिली, इसमें से 17 यूनिट ऊपर चली गई और 34 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर पहुंचा देगा। यानी ऊष्मा बजट का मतलब है कितनी आई और कितनी गई। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं जो अपन कल जलवायु के ऊपर बात कर रहे थे। और तो कोई डाउट नहीं है आप सभी के? चलिए, तो आप कल मैंने आपको 3 तरह की जलवायु बताई थी। एक जलवायु मैंने आपको बताई थी विषुवत-रेखीय, दूसरी मैंने बताई थी आपको सवाना, और तीसरा मैंने आपको बताया था मरुस्थल। तो बात करते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु की। एक बार रिपीट सभी लोग देख लीजिए। विषुवत रेखा पे ज्यादा सन की लाइट मिलती है और वहां से जब टेम्परेचर गर्म होगा तो क्लाउड ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब मैक्सिमम सनलाइट इस एरिया में नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने अभी तो बताया था, तुम कहां से मेघा बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मैंने अभी तो बताया कि वहां से ट्रेड विंड आएंगी और वो गर्म होंगी, शुष्क होंगी। अमित आपने गलत सुन लिया है, बाकी सब जानते हैं कि मार से गर्म होती है और डार से भी गर्म होती है। ठीक है ना? तो विषुवत रेखीय जलवायु जो होगी ये ITCZ वाली बेल्ट में मिलेगी।
इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं क्योंकि ये शांत एरिया है, हवाएं यहाँ से मिलकर ऊपर उठती हैं, ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन मतलब ट्रेड विंड का ट्रांजिशन जोन। यहाँ जब संवहनीय वर्षा ज्यादा होंगी तो यहाँ के पेड़ 65 से 70 मीटर या 60 से 70 मीटर ऊंचे हो जाएंगे। इन पेड़ों पर ऊपर वितान मिलता है, यानी कि बहुत ऊपर पत्ते चौड़े हो जाएंगे। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिस्तरीय संरचना मिलेगी, ऊपर मिलेंगे पेड़ों की पत्तियां, बीच में मिलेंगी बेल, नीचे मिलेंगी आपको काई वगैरह सारा कुछ। तो 3 स्तरीय संरचना मिलती है। दलदल मिलेंगे, इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं है, ये लकड़ियां ठोस हैं। यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इनको काट के बाहर नहीं ला सकते। और यहाँ की मिट्टी पे कृषि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोसेस काफी तेज है, और जब बैक्टीरियल प्रोसेस काफी तेज होगी तो 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर ये मेजरली होती है। और इसके अंदर जब ज्यादा बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उस एरिया में सारा ह्यूमस वही खुद ही खा जाएंगे, है ना। बात करते हैं सवाना की। सवाना वो रीजन है जो कि मरुस्थल और उसके बीच में मिलता है, विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में, यानी कि 30 के आसपास मिलते हैं मरुस्थल और 5 से 10 डिग्री के आसपास मिलते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। इसका बीच वाला पार्ट है सवाना क्लाइमेट का। तो सवाना क्लाइमेट में गर्मियों में रेनफॉल होगी। क्यों होगी? क्योंकि आईटीसीजेड का विस्तार उस वाले रीजन में हो जाएगा, लेकिन शीतकाल में यहाँ पर वर्षा कम होगी। क्लियर? तो सवाना जहां पर होगा यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? लगभग 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ठीक है, और ये भी कब होगी? गर्मियों के सीजन में। जब सवाना में गर्मियों में बारिश होगी तो यहाँ पे उगेंगी घासें। ठीक है, और ज्यादा घासें यहाँ पर उगेंगी तो इन्हें कहते हैं सवाना घासें। सवाना घासें मेजरली पाई जाती हैं अफ्रीका में, और वर्ल्ड के सभी इलाकों में मिलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बेसिकली यहाँ पर मिलती हैं। क्लियर? तो इसे कहते हैं सवाना ग्रासलैंड। और मैंने इसमें बताया था कि इसमें बड़े जानवर मिलते हैं, जैसे जिराफ, शेर, है ना, सारे कुछ मिलेंगे। बस मेजरली ध्यान क्या रखना है आपको कि सवाना ग्रासलैंड है, और गर्मियों में यहाँ बारिश होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। टेम्परेचर होगा लगभग 21 से 24 के आसपास। बात करते हैं मरुस्थलीय जलवायु की। मरुस्थलीय जलवायु कहाँ मिलेगी? जहां पे हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी। हवाएं जब ऊपर से नीचे उतरेंगी तो वो प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनाएंगी, और जब दशाएं बनाएंगी तो बारिश नहीं करेगी, बादलों का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होता है। तो हाई प्रेशर जब वहां पे हो जाएगा ज्यादा तो ड्राइनेस ज्यादा आ जाएगी। मरुस्थल वो सभी रीजन है जहां पर वाष्पीकरण से ज्यादा, यानी कि वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा हो और वर्षा कम हो रही हो। और वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं मरुस्थल। क्लियर? तो उस एरिया में सभी जानवरों के कलर कैसे हो जाएंगे? लगभग मिट्टी की तरह ही हो जाएगा। हाँ, अप्रोक्स वही रहता है 24 के आसपास, 24, 25, 26, है ना। तो वहां पे उनके रंग कैसे हो जाएंगे? जैसे ऊंट का रंग होगा भूरा, इसी तरह से अनेक जानवर रहेंगे। जैसे बहुत सारे जानवर कौन से हैं? उड़ने वाली छिपकली है ना, वहां पे भेड़ बकरियां हैं बेसिकली, और मिलेगा आपको सांप मिलेंगे, 2 मुंह वाले सांप मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, वनस्पति कैसे मिलेगी? जिनकी पत्तियां बिल्कुल चिकनी होंगी, तना चिकना होगा, पत्तियां चिकनी होंगी। ठीक है ना, ताकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। जड़ें लंबी होंगी, झाड़ियों के फॉर्म में मिलेंगे, पत्ते गिरा देंगे या कांटों में चेंज हो जाएंगे। ये वहां की विशेषताएं हैं। बात समझ में आया? चलिए, और तो कोई डाउट नहीं है भैया आपके? हैं? चलिए आगे चलें भाई। तो 3 तरह की क्लाइमेट अपन ने कर ली। कोपेन नहीं करवाऊंगा भाई, कोपेन आपके नहीं है, कोपेन आपके नहीं आता, कोपेन मैं आपको नहीं कराऊंगा। जलवायु वर्गीकरण नहीं, ये कोपेन और थॉर्नवेट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जलवायु का केवल वितरण समझना है, वर्गीकरण नहीं। वर्गीकरण और वितरण में अंतर है। हर ज्योग्राफर ने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया है, वो ऑप्शनल में आता है। ठीक है, आपको केवल पता क्या करना है? आपको जलवायु का वितरण समझना है। ठीक है, और मेजर जलवायु के ऊपर समझना है, पूरे वर्ल्ड को भी नहीं समझना। तो नंबर 4 अभी आप जो करने वाले हैं, अब मानसून जलवायु को तो छोड़ दीजिए क्योंकि मानसून तो आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, मानसून तो आपने पढ़ लिया। कब आएगा, टेम्परेचर लगभग कितना रहता है, आपसे ज्यादा इंडिया में रहने वालों से ज्यादा
है ना, कोई नहीं जानता उसके बारे में, मानसून के बारे में। चलिए, तो नंबर 4 आते हैं, भूमध्य सागर जलवायु। सर आप मेंस का भी सिलेबस पूरा करवाएंगे? अरे मेंस कौन सा वाला, ऑप्शनल है? हाँ, बुक तो वही पढ़ो आप, भौतिक भूगोल वाले ही। अरे मेंस और प्री दोनों अलग अलग क्लासें नहीं होती, क्लासेस सेम ही होती हैं, ठीक है? तो मेंस का ही चल रहा है ये। एक और कमेंट आपका है, सर पोल्स पर जलवायु नहीं पाई जाती, मिलती है क्यों नहीं चलेगी, वहां तक पहुंचेंगे तभी तो मिलेगी। देखिए भूमध्य सागर कहाँ है, अब कमेंट्स वगैरह मत करना, मैं उधर नहीं देखूंगा, ठीक है? देखो ये है भूमध्य सागर, पूरे वर्ल्ड में वो रीजन बहुत अच्छे। हर्ष आप कह रहे सर आपको व्हाट्सएप पर मेंस के क्वेश्चन सेंड किए हैं, उनको भी एक्सप्लेन करा देना प्लीज। मैं क्या क्या करवाऊं यार, ये तो बताओ है। अभी आप कितने की संख्या में है मेरे साथ जुड़े हुए? लगभग 100 के आसपास तो पहुंच गया होगा आपका, 103 लोग, है ना? तो अभी मान लीजिए 103 में से सभी तो सीरियस कैंडिडेट नहीं होते, ये तो मैं भी जानता हूं। अगर मान लीजिए इसमें से 30-40 बच्चे भी मुझे डेली अगर अगर मेंस के आंसर लिख के भेजने लगे, तो मेरी भी कोई निजी जिंदगी है कि नहीं है? और मैंने अपनी निजी जिंदगी में खलल डालने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया। बस समझ गए ना? जहां तक संभव हो सकता है मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई और मतलब हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर पाऊंगा। कुछ जिम्मेदारी आप भी समझिए, ठीक है ना? जहां दिक्कत आ रही है, दिक्कत के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है? आंसर कैसे लिखना है उसको बताने के लिए हम बैठे हुए हैं। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया ही है, साथ साथ में और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? चलिए, अब देखो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ मिलती है, 30 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में। जब भी मैं डिग्री की बात करूं मतलब दोनों गोलार्धों में मिल रही है। तो 30 से 40 डिग्री के आसपास ये जलवायु मिलती है, और कहाँ मिलेगी? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलेगी, पूर्वी पर नहीं। इसको सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कौन करता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ है? अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे। तो ऐसी जलवायु कहाँ मिलती है? जैसे यहाँ पर अपना कंट्री कौन सा है जो अपन ने किया था, मैक्सिको। तो मैक्सिको वाले रीजन में मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिलेगी, थोड़ा बहुत यहाँ मिलेगी, और वहां मिलेगी, यानी कि अपना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी कुछ पार्ट में। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? अपना ये रीजन। क्लियर? आपको सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, इस रीजन में रेनफॉल गर्मियों की जगह सर्दियों में होती है। क्लियर? तो सर्दियों में क्यों होती है उसका रीजन समझ लीजिए आप। देखो अभी नॉर्मल कंडीशन क्या है, 30 डिग्री यहां पर है, 0 डिग्री है यहां पर। अब सन जब नॉर्थ में जाएगा तो सारी पेटियां नॉर्थ में खिसकेंगी, तो अब भूमध्य सागर के ऊपर हवाएं उतरेंगी ऊपर, ठीक है? और अब ये आराम से चल रही होंगी। तो अब यहाँ पे ऊपर जब उतरेंगी हवाएं तो वो इधर की तरफ आ रही होंगी, और यहाँ लैंड से उतर के ऊपर जा रही होंगी। लेकिन जब ये नीचे आ जाएगा तो ये लगभग इस रीजन में हवाएं ऊपर ऊपर उतर रही होंगी यहाँ पे, और यहां से उतरकर वो ऊपर की तरफ, और यहां से उतरकर वो नीचे की तरफ जा रही होंगी। तो सर्दियों में जब सारी वायुदाब की पेटियां साउथ की ओर खिसक जाती हैं, तो अफ्रीका के रेगिस्तान पे हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, और कुछ हवाएं पछुआ हवाओं के रूप में नॉर्थ में, और कुछ साउथ की तरफ आती हैं। तो जब ये हवाएं इसको क्रॉस करके जाएंगी, तो क्रॉस करके जाएंगी तो भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेंगी, और इस रीजन में अच्छी रेनफॉल करेंगी। बात समझ में आया आपको? तो सर्दियों में रेनफॉल होगी, लेकिन गर्मियों में रेनफॉल नहीं होगी।
क्या लिखा है आपने कि सर ऐसा क्या करूं कि डेली एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए 2 मिनट के अंदर? क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि 2-4 मिनट में ये बता दे कि इसके अंदर डायग्राम यहाँ आना है और यहाँ पे इसमें ये चीज आनी है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शीतकाल में शीतकाल में जब सभी वायुदाब की पेटियां हाँ क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, कोई बात नहीं। सभी वायुदाब की पेटियां और वायु पेटियां, वायुदाब की पेटियां और पवन पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, तो यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। तो यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है और यहां शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है। शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है। परंतु ग्रीष्म काल में जब सभी वायुदाब की पेटियां और पवन पेटियां उत्तर की ओर खिसकती हैं, तो इस क्षेत्र पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं। तो इस क्षेत्र पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं और वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट लाइन लिखिए। यहां औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां पाला बहुत कम पड़ता है। यहां पाला बहुत कम पड़ता है। इसको स्टार पॉइंट में डालना, पाले वाले को। क्यों ऐसा होता है? क्या लिखा आपने? पछुआ पवन के प्रभाव क्षेत्र में
अब ये तो पता नहीं है अभी कहाँ यार, मेरा बोलते हुए निकल गया, अब कहाँ से अब मैं ढूंढूंगा ने क्या बोला है। पछो पवन के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। अब सर्दियों की बात कर रहे हो, गर्मियों की बात कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा ना। ठीक है, अभी आप यहीं से लिखना शुरू करिए, मैं रिपीट करूंगा तब देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे मत रुको, जहां से मैं बोल रहा हूँ यहीं से आप कंटिन्यू करिए इसको। अभी तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे पाला बहुत कम पड़ेगा, तो यही आपका क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्यों है। ठीक है, अब क्यों ऐसा होगा कि जब यहाँ पे ये ओशन आपको दिख रहा है, सारा सारा सी दिख रहा है, ये भूमध्य सागर और ये पूरा अटलांटिक ओशन, तो पश्चिमी किनारों पर किसका प्रभाव मिलेगा, समुद्रों का प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो अपनी क्लाइमेटोलॉजी में जो मैंने आपको पढ़ाया था, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वहां से इसको जोड़िए अब। ठीक है, तो समुद्र का प्रभाव मिलेगा इस एरिया में, तो एरिया बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा ये, और जब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा तो यहाँ पे बर्फ भी नहीं जमेगी, यानी पाला नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? कोई ऐसा है जो यहां से नहीं जोड़ पा रहा है इसको? कोई ऐसा है जो नहीं जोड़ पा रहा है इसको? शगुफ्ता आप मुझे चैट बॉक्स में करें बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे समुद्रों का समकारी प्रभाव मिलेगा और यहाँ पे पाला नहीं पड़ेगा। तो लिखिए, ये क्षेत्र समुद्र के समकारी प्रभाव से प्रभावित होते हैं, समुद्र के समकारी प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये क्षेत्र समुद्र के यानी क्या बोला मैंने आपको, प्रभावित होंगे, और यहां पाला नहीं पड़ेगा, और यहां पाला नहीं पड़ेगा। समकारी प्रभाव से प्रभावित होंगे और यहां पाला नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो क्या आपको ये लगता है कि आपसे यूपीएससी में ये पूछ लेगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु किसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए? हाँ, ऐसा पूछेगा क्या? क्या पूछेगा वो आपसे? अगर मेंस की बात करेगा तो क्या वो ये कहेगा कि विश्व के जलवायु वर्गीकरण को समझाओ या वितरण को समझाइए? समकारी का मतलब ना ठंडा होना ना गर्म होना। भाई पाला नहीं पड़ेगा ना। भाई मुंबई में कभी ज्यादा ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है क्या? वहां इक्वल मौसम होता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन यहां से पूछेगा, देखिए, डिसीजन मेकिंग आपको आनी चाहिए ना। मेन तो काम आपका क्या होगा, डिसीजन मेकिंग का। जैसे यहां पर अगर सर्दियों में बारिश हुई तो यहां पर क्या उगेंगे, सिट्रस फ्रूट उगेंगे, संतरा है ना, अंगूर वगैरह सारा उगेगा, तो वाइन इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शराब उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। ठीक है, शराब उद्योग एक प्रमुख उद्योग है, ऐसा किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं, बताएं। ठीक है, शराब उद्योग एक प्रमुख उद्योग है और किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं, उनको बताएं। ठीक है, या आपसे क्या पूछेगा, जैसे सपोज करिए अपन इंडिया के ऊपर आ जाते हैं जलवायु को लेकर। जैसे मानिए कि इंडिया के ये जो पूरा एरिया, ये कौन सा है, ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। अभी कोई भी मत लिखना, समझो आप, ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, और यहां पे मिलती है जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे एल्वल सॉइल कहते हैं हम। अब एल्वल सॉइल में क्या क्या अच्छा हो सकता है? एल्वल सॉइल में अच्छा होगा गेहूं, है ना, कपास, गन्ना, है ना, ये काफी चीजें अच्छी होंगी, तंबाकू वगैरह काफी चीज अच्छी होगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पंजाब वाले इस एरिया में तंबाकू नहीं उगाते? क्यों? अगर अच्छी होती है तो उगानी चाहिए ना। लेकिन अब मानिए कि आपको तंबाकू से रिलेशन में कोई पॉलिसी अगर लागू करनी है और आप कहें कि उसकी शुरुआत पंजाब से करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सरदार लोग तंबाकू कंज्यूम नहीं करते, जो कंज्यूम ही नहीं करेगा तो उगाएगा क्यों? इसीलिए तो ह्यूमन भी शामिल हो गया ना ज्योग्राफी में। ये बिल्कुल फिक्स फिजिक्स के रूल तो है नहीं
कि इतने बटे इतने और इतना आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं भारत में अगर डेयरी उद्योग को बढ़ाना है तो डेयरी उद्योग कहां बढ़ेगा? उसके लिए बेस्ट आपके दिमाग में कौन सी जगह आएगी? फॉरेस्ट, रूरल एरियाज, क्योंकि शहरों में तो ऐसा तो है नहीं कि फ्लैट के ऊपर जाके भैंस बांध लोगे। बात समझ आई? तो आपको क्या लगेगा कि ट्राइबल एरियाज में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, ट्राइब्स की स्थिति सुधारी जाए। अगर आप ये कहेंगे कि ट्राइबल एरिया में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि उससे दूध मिलेगा और ये सारी चीज मिलेंगी, तो वहीं पर आप फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? उसका एक रीजन है, क्योंकि ट्राइबल पीपल्स मिल्क का कंजप्शन बहुत कम करता है। ठीक है, वो मीट खाएगा लेकिन मिल्क का कंजप्शन या मिल्क प्रोडक्ट का कंजप्शन वो नहीं करेगा। तो ट्राइबल एरियाज में पशुपालन नहीं हो सकता। सूटेबल तो है लेकिन वहां हो नहीं सकता क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो क्या बताएगी? ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। बट जो ह्यूमन का नेचर है ना, ह्यूमन का नेचर यानी कि डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी कहाँ पे लागू हो सकती है या इसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है उस इंफॉर्मेशन को आप कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं और क्या डिसीजन आप ले पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के संबंध में आपको चीजें मिलेंगी तो सही किताबों में, लेकिन आंसर कहीं पर नहीं मिलेगा। आंसर आपको सोचेंगे तब मिलेगा। बात समझे आप मेरी? ठीक है, चलिए आगे आइए। इस जलवायु में नेक्स्ट लिखिए, पंजाब में लागू क्यों होगी भाई? तंबाकू उगाते ही नहीं तो तंबाकू का आप कहें कि आप खेतों में तंबाकू उगा तो सरदार मारेंगे तुम्हें पकड़ के। ठीक है, क्या पंजाब में भाई गांजा वांजा वो अलग चीज है, वो खाते पीते हैं, लेकिन तंबाकू नहीं खाएंगे, है ना? गंजेड़ी भंगेड़ी सारे मिलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिए, इस जलवायु में दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि किसका प्रभाव है? समुद्र का। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों कम पाए जाएंगे क्योंकि समुद्र का प्रभाव पाया जाता है। आगे लिखिए, इस जलवायु में खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। मुख्य रूप से जैतून और संतरा, जैतून, संतरा, अंगूर आदि। की जाती है। हो गया? यही कारण है कि ये क्षेत्र शराब के लिए प्रसिद्ध, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि ये क्षेत्र शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब एक बात सुनिए कि ऐसी ही जलवायु जैसे यहाँ पे काफी सारी, आप अगर कभी आपने शराब वराब की बोतल देखी हो तो उस पर देखोगे फ्रांस, है ना, ये मतलब जर्मनी, मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मैक्सिको चले जाओगे टकीला यहाँ से आपको मिलेगी, है ना। ऊपर चले जाओगे रशिया वोदका, काफी सारे जो ब्रांड है ये सारे उन्हीं कंट्रीज के हैं। हमारे कंट्री में कुछ नहीं बनता ज्यादा। तापांतर कम क्यों मिलेगा? तापांतर कम इसलिए मिलेगा क्योंकि समुद्र का प्रभाव है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए, शराब उद्योग यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये जलवायु अपनी हो गई। अब आइए चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, ये वाला रीजन ईस्टर्न कोस्ट पर, और यहां भी आ जाइए 30 से 40 डिग्री। हाँ भाई, जो आप ऑलिव ऑयल यूज करते हो वो जैतूनी है, ठीक है ना। तो इधर आइए, महाद्वीपों के पूर्व में 30 से 40 डिग्री के पास, तो यहां पर मिलती है चीन तुल्य जलवायु। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इस जलवायु में सर्दियों में रेनफॉल होती थी, लेकिन इस जलवायु में गर्मियों में रेनफॉल होती है। रीजन वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट। अब यार मैं आपके क्लाइमेट ये कमेंट देखूं या क्या करूं? मैंने आपको बताया ना, भूमध्य सागरीय जलवायु पूरे वर्ल्ड में मिलती है, मैंने इतने सारी जगह बताई तो सही, सभी जगह इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेजर इफेक्ट कहां मिलेगा, यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रखा है। चीन तुल्य जलवायु कहां मिलेगी, 30 से 40 डिग्री हर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में, दोनों गोलार्धों में। तो लिखिए पहली लाइन, सभी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, सभी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखिए नंबर सेकंड जी, यहां भी तापांतर कम पाया जाता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। यहां भी दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कम पाए जाते हैं। क्योंकि 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 यहां भी समुद्रों का समकारी प्रभाव पाया जाता है, यहां भी समुद्रों का समकारी प्रभाव पाया जाता है। आप सभी लोग एटलस खोल लीजिए और एशिया का मैप निकालिए फटाफट। एटलस ओपन करिए और एशिया का मैप निकालिए। पेज नंबर 67 के आसपास मिलेगा, पेज नंबर 67 के आसपास देखना, और वहां पे हाईलाइट करिए अपनी 30 डिग्री लाइन, देखिए कहां से गुजर रही है। 30 डिग्री लाइन को देखिए आप, थर्टी डिग्री को देखिए, मिल गई क्या 30 डिग्री? मिल गई क्या सभी को? क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा मिलता है। अरे इस्लामाबाद कहाँ पहुंच गए, मैं चीन से गुजर रही है यार, चीन देखो तुम कहाँ इस्लामाबाद पहुंच गए यार हैं। चीन से क्रॉस कर रही है। अब देखो इस मैप में थोड़ा आराम से देखना,
समर में, ये पहले विंटर देखो, विंटर में जब सन नीचे जाएगा तो सारी पेटियां नीचे खिसक आएंगी। अब 30 डिग्री देखो वो नीचे खिसकेगी तो हवाएं कहां से चलेंगी? मैं बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूं, देखिए अपना खुद। किसी में भी देखो, पॉलिटिकल या फिजिकल कहीं पर भी देखिए, अगर सारी वायुदाब की पेटियां नीचे खिसक जाएंगी, 30 डिग्री भी थोड़ा और नीचे हो जाएगी, तो अब हवाएं कहां से चल रही हैं? इस वक्त जो हवाएं चल रही है वो स्थलीय भागों पर से चल रही हैं, तो सर्दियों में क्या ये वर्षा प्राप्त करेगा? क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, सारी हवाएं कहां से चल रही हैं? इधर देखिए अब बोर्ड पे, स्थलीय भागों से कहां जा रही हैं? समुद्रों पर। स्थलीय भागों से हवाएं कहां जाएंगी? समुद्रों पर जाएंगी। बात समझ में आया आपको? क्योंकि पछुआ हवाएं चलेंगी और दिशा क्या होगी उसकी, आप जानते हो, वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, तो स्थलीय भागों पर उतरेंगी और पोल पर जाएगी, इधर जाएगी। लेकिन अब गर्मियों में क्या होगा, देखो आप, गर्मियों में जब ये लाइन ऊपर खिसक जाएगी, ऐसे यहां आ जाएगी, इधर देखो ऐसे आ गई, और ऐसे आ जाएगी तो ओशन पर उतरेगी, और ओशन से कहां आएगी? कॉन्टिनेंट पर आएगी। ओशन से कहां आएगी? कॉन्टिनेंट पर। शिफ्ट करके देखो अपने आप, सर्दियों में हवाएं कहां से चलेंगी और गर्मियों में कहां से चलेंगी? पता लग गया? तो शीतकाल में हवाएं स्थलीय भागों पर उतरेंगी और ओशन की तरफ चलेंगी। क्लियर? गर्मियों में ओशन पर उतरेगी और स्थलीय भागों पर आएगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ओशन पर उतर के स्थलीय भागों पर आएगी तो वर्षा प्रदान करेगी। इसका मतलब, अरे सारी वायुदाब की पेटियां शिफ्ट होती हैं, आईटी से जेड नहीं, सभी पेटियां शिफ्ट होती हैं। लिखिए अब, शीतकाल में, शीतकाल में हवाएं स्थलीय भागों पर उतरकर समुद्रों की ओर चलती हैं। हवाएं स्थलों पर उतरकर समुद्रों की ओर चलती हैं, तो वे शुष्क होती हैं, तो वे शुष्क होती हैं। उनसे वर्षा नहीं हो पाती, उनसे वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर? आगे लिखिए, ग्रीष्म काल में क्लियर? आगे लिखिए, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में हवाएं इस समुद्रों पर उतरकर स्थलीय भागों पर जाती हैं। हवाएं समुद्रों पर उतरकर स्थलीय भागों पर जाती हैं। जिससे ये क्षेत्र, जिससे ये क्षेत्र ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं, जिससे ये क्षेत्र ग्रीष्मकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
यहां 7 से 12 महीने, 7 से 10 महीने करो, 12 मत करो, 7 से 10 महीने फसल उगाने का समय मिल जाता है। फसलें उगाने का समय मिल जाता है। साथ ही यहां सदाबहार प्रकृति के वन पाए जाते हैं। सदाबहार प्रकृति के वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है वार्षिक। वर्षा की मात्रा 75 से, हाँ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो तो स्थल से समुद्रों पर जाएगी। 75 से और 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होगी। और लास्ट लाइन और नोट कर लीजिए, इस जलवायु में भी पाला बहुत कम पड़ता है। रीजन वही है जो समुद्रों पर आपने यहाँ पे लिखा था, भूमध्य सागर में, क्योंकि समुद्र का प्रभाव पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपनी जलवायु होगी, तो फिफ्थ वो वाली हुई चीन तुल्य, छठी पश्चिमी यूरोप तुल्य। पश्चिम यूरोप इसकी जैसी जलवायु कहाँ कहाँ मिलेगी? यहां मिलेगी, अलास्का और कनाडा वाले एरिया में मिलेगी, कुछ पार्ट में यहां मिलेगी, कुछ पार्ट में यहां तो मिलेगी नहीं, और यहां भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो यहां मिलेगी और मिलेगी थोड़ा सा इस वाले रीजन में, और बाकी कहीं नहीं मिलेगी, इसको भी हटा दो। तो दो ही रीजन है, अलास्का कनाडा और ये। ठीक है, यहाँ का वेस्ट पार्ट और इसका भी वेस्ट पार्ट। कहां से कहां तक का वेस्ट पार्ट? ये मिलेगा बेसिकली 45 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच। 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर। लिख लीजिए, यह है जलवायु 45 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। अब एक बहुत खास बात सुनिए, यहां आप जानते हैं कि इस एरिया में क्या चलती हैं? पछुआ हवाएं। ठीक है, तो पछुआ हवाएं सारे गर्म पानी को ले जाके कहां जमा कर देगी? इस रीजन में। बस समझ में आया आपको? यहां से जो हवाएं चलती है वो तो गर्म पानी यहाँ इकट्ठा करती हैं, और जो पछुआ हवाएं जाती है वो गर्म पानी को इधर इकट्ठा करेंगी। क्लियर? तो गर्म पानी जब इकट्ठा हो जाएगा तो तटीय रेखाओं यानी तट रेखा जहां भी होगी इसकी, इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाएगा, यानी ज्यादा गिरेगा नहीं। अंदर वाले हिस्सों का तो टेम्परेचर गिर जाएगा, लेकिन क्या लिखा? सिर्फ दो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड मिलेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो रटने वाली बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे यार, तुम रटने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं 3 लिखा दूंगा तो तुम 3 रट लोगे, मैं 2 लिखा दूंगा तुम 2 रट लोगे। ठीक है, और फिर तुम वहां पे जाके क्लास में मतलब देखोगे कि इसका मतलब कभी आपको खुद की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, कभी बगल वाले की अच्छी नहीं लगेगी, है ना? एग्जाम में ये होता है भाई। सीधी सी बात है, आपको 45 से
और 65 डिग्री वाले रीजन में जाना है, तो नीचे तो कॉन्टिनेंट ही खत्म हो गया, तो यहां तो मिलेगी नहीं। यहाँ भी कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, यहाँ भी नहीं है, और अफ्रीका भी खत्म हो गया 30 से 35 डिग्री के बाद में। तो जब खत्म ही हो गए तो जलवायु मिलेगी कहाँ? बात समझ में आ गया? तो दो ही कॉन्टिनेंट है जो इसमें आते हैं, एक तो ये और एक ये कनाडा अलास्का वाला, तो यही मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, केवल पढ़ी हुई चीजें हैं, इन्हें ही अप्लाई करो। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की चीज नहीं है ये, बहुत सिंपल है क्लाइमेटोलॉजी। आपको डर तो नहीं लग रहा इससे? हाँ भाई, लगता है कि डर क्लाइमेटोलॉजी से? देखो शंकर को नहीं लग रहा, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है? डर कब लगता है? हैं? देखिए, यहाँ कोचिंग या टीचर एक कोच की भूमिका में होते हैं, है ना। अब कोच ने आपको सिखा दिया कि स्विंग बॉल आ रही है और स्विंग बॉल को ऐसे खेलना है, बात समझ आ गया आपको? लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पता तो है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी उसकी, और जब प्रैक्टिस नहीं करी तो स्विंग बॉल आपको डराएगी। बस समझ आ गया? अब देखो, चीजें तो आप सीख गए हो, लेकिन अंदर डर कब तक रहेगा? जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो ये डर बना ही रहेगा। आप अगर मैदान में उतरे नहीं और आप क्रिकेट सीखने की किताब रट लिया आपने, तो क्या क्रिकेट खेलना आ जाएगा? डर निकल जाएगा आपका? संभव ही नहीं है। ठीक है, क्या लिखा आपने? कभी पढ़ा नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाता है। ऊपर से क्यों निकल जाएगा यार? दिमाग में से निकलेगा, ऊपर से क्यों जाएगा? तो सीधी बात भाई ये है कि जितने भी क्वेश्चन है ना, देखो अब गलतियां तो होंगी, ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने सिखा दिया स्विंग बॉल आएगी ऐसे खेलना है तो आप आउट ही नहीं होगे, आउट भी होगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आउट होने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी आपकी। अब केवल क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज करना बाकी है आपके लिए। अगर आपने मेरे साथ साथ में पढ़ लिया है तो रिवाइज करना बाकी है। रिवाइज कैसे करोगे? या तो ओल्ड ईयर के पेपर्स लो, कोई भी पीसीएस वगैरह कहीं के भी पेपर उठा लाइए, प्रैक्टिस सेट करिए। जितना करेंगे अब उतने ही पारंगत होते चले जाएंगे। ये मत सोचिए पढ़ लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के पैटर्न के फॉर्म में उसको करने से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आप यानी कि टेस्ट सीरीज वगैरह करिए, एक बार पढ़िए, बहुत ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उस पर बहुत सारे बनते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आप रिवाइज करिए, 2 दिन के बाद पूछना, 4 दिन के बाद पूछना, 10 दिन के बाद पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मिल जाएगी न्यूजीलैंड में, वो तो चारों तरफ समुद्र है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कभी भी पूछिए, क्वेश्चन के आपके मोस्ट वेलकम है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन पूछिए, आप पीसीएस के क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको पूछना है, कहीं का भी डाउट हो वो आप लेके आइए, आप सबके डाउट्स के मोस्ट वेलकम है। आपके 99% डाउट्स, 99.99 डाउट्स सेम डे क्लियर हो जाएंगे, और 1% अगर कहीं पे मुझे कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको देख के मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा टीचर हूं और 100% डाउट मतलब मेरे को पूरा ज्योग्राफी में उसका रचयिता ही मैं हूं, है ना, ब्रह्मा मैं ही हूं ज्योग्राफी का, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 99.99 डाउट आपके सेम डे क्लियर हो जाएंगे। 0.1% अगर ऊपर नीचे कुछ मेरे को उसमें डाउट है तो हम उसको कैसे देख के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है भाई, हवाएं चली और गर्म पानी यहाँ पे पहुंच गया। हवाएं अगर गर्म पानी पहुंचेगा तो आप जानते हैं कि ये क्षेत्र कौन से चक्रवातों से अफेक्टेड है? मुझे कमेंट में बताइए, कौन से चक्रवात आएंगे यहाँ पे? टेम्परेट, वेरी गुड। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लो अभी देखो टाइफून आ रहा है यहाँ पे। टाइफून कौन सा वाला आएगा? टाइफून क्यों आएगा भाई यहाँ पे? एंटी साइक्लोन क्यों आएगा? एंटी साइक्लोन क्यों आएगा? यहाँ पे साइक्लोन आएंगे और टेम्परेट साइक्लोन आएंगे। ट्रॉपिकल तो 0 से 30 के बीच आते हैं, और 35 से 65 के बीच कौन से आते हैं?
अब सिंपल से 2 लाइन आपसे नहीं याद रखी गई, बताओ। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे, यहाँ प्रति चक्रवात क्यों बनेगा? ठीक है ना। चलिए, प्रति चक्रवात कहाँ बनेंगे? 30 डिग्री के आसपास बनेंगे। चलो लिखो अब सारे। पछुआ हवाओं के कारण, पछुआ हवाओं के कारण यहां गर्म जल एकत्रित हो जाता है। पछुआ हवाओं के कारण यहां गर्म जल एकत्रित हो जाता है। अतः अतः तटों के समीप शीतकाल में भी तापमान अधिक नहीं गिर पाता। तटों के समीप शीतकाल में भी तापमान अधिक नहीं गिर पाता। नेक्स्ट लिखिए। यहां वर्षा मुख्य रूप से वाताग्री या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। वर्षा मुख्य रूप से वाताग्री या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। औसत वर्षा लगभग औसत वर्षा लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। होती है, परंतु यह वर्षा साल भर होती है। परंतु यह वर्षा साल भर होती है। अब देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में कोहरा उत्पन्न होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? सभी सोच के और मुझे बताएं। यहां कोहरा उत्पन्न होगा और मुझे बताएं कि यहां पे कोहरा क्यों उत्पन्न होता है। लो टेम्परेचर नियर सरफेस, कोल्ड एरिया है, लो टेम्परेचर की वजह से प्रति चक्रवाती। तो प्रति चक्रवात क्यों बनेंगे यार? फ्रंट बनेंगे, संघनन नीचे के लेयरों में हो जाएगा वाताग्र के कारण। क्या लिखा है? वाष्प वेपोराइजेशन होगा। अच्छा, ड्यू टू कन्वर्जन जोन ऑफ वार्म एंड कोल्ड विंड। ठीक है, जेट स्ट्रीम और विंटर। चलिए मैं बताता हूं। मैंने आपको कहा था जब ठंडी और गर्म वायु राशियां मिलें तो ये कभी आपस में पूरी नहीं मिल पाएंगी। ठंडी वायु नीचे आ जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी और इस दौरान कोहरे का निर्माण होता है। समझ में आया आपको? इसका मतलब ये पढ़ी हुई चीज में से अगर क्वेश्चन आए तभी भी आप कंफ्यूज रहते हो, पता नहीं क्यों। मेन मुद्दा नहीं पकड़ में आता आपके। लो, हॉट वाटर की वजह से कोहरा क्यों बनेगा भाई? कोहरा ठंड में पड़ता है, गर्मी में पड़ता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोल्ड और वार्म विंड आराम से मिलेगी, ठंडी हवा नीचे बैठेगी और दोनों वायु राशि कभी मिल नहीं पाएंगी तो कोहरा उत्पन्न करेंगी। लिखिए, न्यू फाउंडलैंड वेस्ट में है क्या दीपिका? न्यू फाउंडलैंड वेस्ट में है? अपन बात कहां की कर रहे हैं? वेस्ट। वो कहां है? कनाडा के ईस्ट में, इधर।
लिखिए, यहां गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं। यहां गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं। ठंडी वायु राशि नीचे बैठने का प्रयास करती है। ठंडी वायु राशि नीचे बैठने का प्रयास करती है और धरातल के निकट कोहरे का निर्माण करती है। धरातल के निकट कोहरे का निर्माण करती है। बात आया समझ में? और देखो, यहां पर कोहरा मिलेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहां पर है, तो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकला वो कोहरे में मिल गया स्मोक, तो क्या बना? स्मोक वर्ड कहां से आया? इन्हीं कंट्रीज से निकल के आया ना। इसे लंदन स्मोक कहते हैं, इसे लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं, पढ़ते हो ना। उन कंट्रीज में ये स्मोक आया कहां से? कोहरा है और उसमें क्या मिल गया? फॉग मिल गया। और जब कोहरे में फॉग मिल जाएगा या धुआं मिल जाएगा, तो धुआं मिल जाएगा तो फॉग और स्मोक दोनों मिल गए तो स्मोक बन गया। बस समझ आई आपको? तो रटने की कोई जरूरत नहीं, सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। और कमाल की बात सुनिए, अब गर्म पानी होगा तो अंदर तो ठंडा एरिया है पूरा। अंदर जब पूरा ठंडा एरिया है तो लोग सर्दियों में माइग्रेशन कहां के लिए करेंगे? बाहर की ओर। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, आप कभी गए तो ही नहीं होंगे यूरोप और घूमने, या कोई अगर चला भी गया हो आप में से तो पता नहीं, तो वहां पे बीच पर आराम से उनको रेस्ट करते देखा है टीवी में? हाँ, देखा होगा आप लोगों ने। तो बीच पर वो धूप सेक रहे होते हैं, क्लियर? तो वो सभी बीच पे क्यों आ गए? क्योंकि बीच के पास गर्म पानी है, अंदर क्या है? ठंडा एरिया है, क्लियर? अंदर क्या है? कॉन्टिनेंटलिटी है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीयता का प्रभाव मिलता है, तो ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो सीजनल माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार है, यानी इसमें क्या होता है, जलवायु में सीजनल माइग्रेशन होता है तटों की ओर। तो लिखिए, इस जलवायु में तटों के समीप गर्म जलवायु पाई जाती है। गर्म जलवायु पाई जाती है। अतः शीतकाल में यूरोप जैसे देशों के लोग तटों की ओर प्रवास करते हैं या मौसमी प्रवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइग्रेशन करेंगे और मतलब धूप सेकेंगे, आराम से बैठेंगे और वाइन का गिलास लेके। हमारे जब इंडियन लोग इनको देखते हैं तो वो भी सोचता है कि मैं भी वाइन का गिलास लूं। बात समझ गए आप? तो वाइन का गिलास लेता है और तट के सहारे तो पहुंच नहीं पाता, नाले के किनारे बढ़िया पी के पड़ा रहता है, और फीलिंग वही लेता है वो तटों वाली। बात समझ गए आप? तो फीलिंग वही है। ठीक है, क्या लिखा? नहीं, मैं यूरोप नहीं गया लेकिन पढ़ लिया भाई वहां की तरह। देखो, दो तरह के जोग्राफर होते हैं, है ना? हमारी जोग्राफिकल सोसाइटी में दो तरह के जोग्राफर हैं। एक होते हैं आनुभाविक, कहते हैं उसे, यानी जो घूम घूम के अनुभव लेके आए। और एक होते हैं आराम चेयर। आराम चेयर का मतलब घर में बैठे और सभी के अनुभवों को इकट्ठा किया और यहीं पे मैंने उसको
अपने बुक में डाल लिया। तो मैंने सभी की किताबें लेकर आया, जो ज्योग्राफर थे पढ़ लिया, मैं यहीं पे देख लिया, मेरे को यूरोप, मुझे यूरोप जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया जलवायु खत्म। आगे आइए नेक्स्ट, टैगा जलवायु। टैगा, अब देखो जिन दो जलवायु की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली मिलेगी नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में, ठीक है, और कुछ पार्ट अपना मिलेगा अंटार्कटिका में। तो टैगा जलवायु मिलती है 50 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में, यहां मिलेगी और कनाडा मिलेगी। ठीक है, समुद्र में नहीं मिलेगी। ये मिलती है 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में मिलती है। ठीक है, लेकिन यूरोप जाएंगे किसी दिन अगर तुम्हारी दुआएं साथ होंगी तो, है ना। चलिए, 50 से 70 डिग्री के बीच और महाद्वीपों के भीतरी भागों में मिलती है। लिखिए, अब देखो यहां अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है तो सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाएगा। तो सर्दियों में टेम्परेचर यहाँ का होता है 0 डिग्री से कम, है ना, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर होता है 10 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो टेम्परेचर लिखो 0 से 10 डिग्री के बीच पाया जाता है। तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। हो गया। अब एक कमाल की बात सुनिए आप, यहां पे देखो, मैंने आपसे कहा था कि पछुआ जो विक्षोभ आएंगे या फिर जो चक्रवात आएंगे, उनसे पश्चिमी तट सर्वाधिक प्रभावित होंगे। क्लियर। तो अंदर जब ये एंटर करेंगे तो उनमें मॉइस्चर तो कम हो ही गया है, बनेंगे लैंड पार्ट पर भी, लेकिन अंदर तो क्या आएगा, बर्फीला तूफान आएगा। और जब मॉइस्चर कम हो हवा में, तो हवा को बहुत ऊपर जाके क्या होना है, ठंडा होना है। क्लियर है ना। तो बहुत ऊपर जाके जब ठंडी होगी, तो अगर रेनफॉल होगी तो वो स्नो के रूप में होगी। तो यहाँ पे गिरती है स्नो, है ना। यहाँ अगर वर्षा जो होती है ना, बहुत कम होती है पानी के रूप में, लेकिन बेसिकली गिरती है स्नो। और स्नो जब गिरेगी तो यहाँ पेड़ों की पत्तियां तिरछी हो जाएंगी। बात समझे आप, तिरछी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं, इनको कहा जाता है बोरियल। पेड़ों कहते हैं कॉनिफेरस, तिकोने वन या कोणधारी वन। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है और हर जीव या पेड़ पौधे जलवायु के साथ अपने सामंजस्य को बनाते हैं। अब यार नेटवर्क प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर करूं, मैं मेरी प्रॉब्लम तो दूर कर सकता हूं, लेकिन आपके वहां पे कैसे दूर करूं भाई प्रॉब्लम है। तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी ना आपको यार। हाँ, क्रिसमस ट्री वगैरह वो वहीं पे ही है, वो तुम्हारे जो मिलता है ना, वो लाल कपड़े पहन के सफेद दाढ़ी वाला होगा ना, खिलौने विलौने और वो बांटता रहता है, क्या कहते हैं उसको, सांता क्लॉज, है ना। ये वही वाला एरिया है। ठीक है, यही मिलते हैं रेनियर। रेनियर यानी वो जीव जो स्लीज गाड़ी को खींचते हैं। ठीक है, तो वहां पे उनकी कल्पना है कि एक आएगा और मतलब अपन को खिलौने वगैरह देके जाएगा, जो भी कुछ है। हमसे ज्यादा अंधविश्वासी हैं ये लोग। आप सोचते हैं कि इंडिया में ज्यादा अंधविश्वास है, हमसे ज्यादा अंधविश्वासी हैं ये लोग। क्योंकि क्योंकि होता क्या है, यहाँ के जो लोग हैं ना, जितनी हॉरर मूवीज यहाँ पे बनती है, क्या इंडिया में कभी बनती हुई देखी है आपने? हाँ, बनती हुई देखी है कभी? वहां जितनी हॉरर मूवीज बनती हैं हमारे इंडिया में, उसके आधी भी नहीं बनती, चौथाई भी। तो हमारे यहाँ तो कम अंधविश्वास है, वहां पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। वहां तो ये भी मालूम है कि शुक्रवार को 10 बजे ईसा मसीह का जन्म हुआ, है ना, तो बाइबल में लिखा है। खैर चले आगे, आगे लिखिए। यहां महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वर्षा हिमपात के रूप में होती है।
हो गया। शीतकाल में भीतरी भागों का तापमान इतना अधिक गिर जाता है शीतकाल में भीतरी भागों में तापमान इतना अधिक गिर जाता है कि इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेना। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। एग्जाम्पल डालिए। वर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क जाना, सबसे ज्यादा कहां मिलता है? वर्खोयांस्क, रशिया में है वर्खोयांस्क। वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? वार्षिक तापांतर मिलेगा। विंटर में यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड और समर में मैंने बताया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के बीच का गैप देख लो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वार्षिक तापांतर देखने के लिए मिलेगा। आगे आ जाइए। अब होता क्या है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस एरिया में रेनफॉल हो और टेम्परेचर हो उस एरिया की लकड़ी काफी अच्छी होती है। यानी इक्वेटर लाइन के आसपास क्या होगा? लकड़ी काफी अच्छी होगी, है ना। इक्वेटर के आसपास जो पेड़ होते हैं ये काफी अच्छे होंगे, लेकिन इनका यूज नहीं कर सकते हम। लेकिन यहाँ जो तिकोनी पत्ती वाले वन मिलते हैं इनकी लकड़ी सॉफ्ट होती है बिल्कुल, क्योंकि इनको टेम्परेचर नहीं मिल पाता। पहले ध्यान से सुनिए जो जो बात मैं बता रहा हूं आपको। इनको टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, और टेम्परेचर जब नहीं मिलेगा तो इनकी लकड़ियां सॉफ्ट होंगी। अगर लकड़ी सॉफ्ट होगी तो क्या काम करेंगे? कौन सी इंडस्ट्रियां खुलेंगी? पेपर बनाने की इंडस्ट्री खुलेगी। ठीक है, पेपर वेपर बनाएंगे, या माचिस उद्योग होगा। माचिस की तीलियां देखिए आपने, सॉफ्ट होती हैं। तो ये उद्योग यहाँ पे बेसिकली पनपते हैं। ठीक है, आप चाहें कि इंडिया में कागज बनाने का बहुत बड़ा उद्योग हो जाए, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, यानी कि वर्ल्ड में नंबर 1 आ जाए, तो नहीं होगा। कुछ चीजें प्रकृति की देन पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो आप सोचे कि हम वर्ल्ड में सबसे बड़े पेट्रोलियम के उत्पादक हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ के पेड़ों की पत्तियां, यहाँ के पेड़ों के लकड़ियां, पत्तियां नहीं लकड़ियां, पेड़ों की लकड़ियां मुलायम प्रकृति की होती हैं। पेड़ों की पत्तियां मुलायम प्रकृति की होती हैं, अतः इस क्षेत्र में कागज उद्योग, माचिस उद्योग आदि विकसित होते हैं, आदि विकसित होते हैं। आगे लिखिए। रूस में इन वनों को टैगा कहा जाता है। रूस में इन वनों को टैगा कहा जाता है। और वैसे इसका नाम क्या है ओरिजिनली? टैगा जलवायु तो कहते हैं, नाम है बोरियल। बोरियल जलवायु है ये, है ना। टैगा जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि टैगा वन सबसे अधिक कहां मिलेंगे? इधर, यानी वन नहीं, बड़ी जलवायु का आपको साइबेरिया इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए इसका नाम टैगा रख दिया। नाम है इसका बोरियल। ठीक है, टैगा कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट लिखिए टूंड्रा जलवायु। टूंड्रा जलवायु, लिखिए। यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है।
मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यहां वर्ष में सबसे गर्म महीने का तापमान, वर्ष में सबसे गर्म महीने का तापमान अधिकतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब एक स्टार पॉइंट डालिए सभी। लिखिए, शीतकाल में अत्यधिक ठंड के कारण, शीतकाल में अत्यधिक ठंड के कारण छोटे जलाशयों, छोटे जलाशयों में बर्फ अत्यधिक गहराई तक जम जाती है। जिससे भीतर का पानी अवरुद्ध हो जाता है। भीतर का पानी अवरुद्ध हो जाता है। बोर्ड पे देख लेना अभी। इसे स्थायी तुषार भूमि या परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। स्थायी तुषार भूमि या परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। पोल के आसपास मिलेगी, पोल के आसपास। जल के अवरुद्ध होने के कारण, जल के अवरुद्ध होने के कारण स्थायी दलदलों का विकास होता है। स्थायी दलदलों का विकास होता है। ऐसे स्थायी दलदलों को देख लेना बोर्ड पे, मस्केग कहा जाता है। मस्केग, ऐसे स्थायी दलदलों को मस्केग कहा जाता है। मस्केग कहा जाता है। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में यहां थोड़ी बहुत काई वगैरह उग जाती है। अवरुद्ध यानी क्या कहेंगे, रुक जाता है। अवरुद्ध का मतलब होता है रुकना। अवरुद्ध का मीन्स होता है रुकना। ठीक है, यहां काई वगैरह उग जाती है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्लाइमेटिक रीजन थे पूरे वर्ल्ड के। हम चले थे इक्वेटर से और पहुंच गए पोल के पास। तो पोल के आसपास मिलेगी आपको पूरी टूंड्रा जलवायु, पूरा आपको मिलेगा, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में कि वहां पे इग्लू मिलते हैं, है ना, इग्लू घर बना के रहेंगे बर्फ वाले, सारी जगह वही है। आइस स्केटिंग तो आप जाके गुलमर्ग में भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इंडिया में भी काफी जगह है जहाँ पे बर्फ बर्फ काफी जमती है। ठीक है। टैगा में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्या पूछा था आपने? टैगा में शीतोष्ण जलवायु चक्रवाती वर्षा होती है। अरे तो अंदर चक्रवाती तो होगी, लेकिन चक्रवातों से
वर्षा तो वही होगी ना, बर्फ होगी। हाँ, परमाफ्रॉस्ट आ सकता है, क्वेश्चन आया है वैसे तो, लेकिन वो मेंस में मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल में आया है, आपके नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोल के पास मिलेगी, पेंगुइन वगैरह सारा कुछ यहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, यूरोप तुल्य में कैसे ट्री मिलेंगे? वही तिकोने विकोने कॉमन पेड़ मिलेंगे। ठीक है, दलदली क्षेत्र होता है मस्केग। हो गया। चलिए, तो अपना अभी टाइम अपने पास है, और अभी अपन कर सकते हैं अपना क्लाउड। मरुस्थलीय भाग में मेजरली दलदल नहीं मिलते है ना, अगर वहां पे पानी का ड्रेनेज अगर कमजोर हो तो बन सकता है ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। जैसे अफ्रीका में एक दलदल है, नाम है सुड, है ना, तो बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और आप क्लाउड पे बस 5 मिनट का क्लाउड है, ज्यादा नहीं है, है ना। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा देखें। हम्म, तो क्लाउड जो अपने हैं, देखो क्लाउड के अंदर कुछ नहीं करना। क्लाउड आपको कहां से पढ़ना है, सबसे पहली बात यह है, क्लाउड जहां से आप पढ़ेंगे वो होगा आपके एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी में केवल एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्लाउड के ऊपर, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में केवल राइट हैंड साइड पर एक पेज दिया हुआ है, उसमें आपको देखना है। तो देखो क्लाउड क्या है, क्लाउड आपको मालूम है कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे क्लाउड? भाई उसमें क्या मिलेगा, कोई एक आर्द्रताग्राही नाभिक होगा, और उस आर्द्रताग्राही नाभिक की वजह से संघनन होना शुरू हो जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, 4 तरह के क्लाउड होते हैं। बेसिकली जो क्लाउड्स बनते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं पक्षो, यानी कि आपके पक्षाभ क्लाउड्स। हाइट के अकॉर्डिंग देखना है आपको। ठीक है, बस हाइट याद रखनी है, और कुछ याद नहीं करना इसमें कि वो इस रंग के दिखते हैं, इस रंग के दिखेंगे, और पीले रंग के बालों की तरह नजर आते हैं, ये सारा कुछ याद नहीं करना। पक्षाभ क्लाउड, ठीक है, दूसरे होते हैं स्तरी क्लाउड, तीसरे होते हैं कपासी मेघ, और लास्ट में वर्षा मेघ। 4 तरह के क्लाउड होते हैं मेजरली। तो जो आपके पक्षाप तो सबसे ऊपर मिलेंगे, इसमें हिमकण मिलेंगे, आइस पार्टिकल मिलते हैं, और आइस पार्टिकल जब मिलेंगे तो सफेद रंग के होंगे। ठीक है, स्तरी क्लाउड का स्तरी मतलब क्या होता है? क्षैतिज रूप से। जो क्लाउड क्षैतिज रूप से फैले हुए हों उन्हें कहते हैं स्थिर क्लाउड, स्तरी क्लाउड। और ये बेसिकली बनते हैं 2 से 7 किलोमीटर पर पाए जाते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी है वो नोट कर लीजिए, ये कोहरे के ऊपर उठने की वजह से बनते हैं। कोहरा जब ऊपर उठ जाता है हमारे धरातल से, तभी इसका निर्माण होता है, और परतों में पाए जाएंगे, इसलिए इसको कह रहे हैं हम स्तरी क्लाउड। क्लियर? एक होते हैं कपासी मेघ। कपासी यानी कपास तो जानते हो, रुई की तरह होंगे। और कभी आप अगर एरोप्लेन में घूम रहे होंगे कभी, तो आपने ऊपर से देखे होंगे सफेद सफेद क्लाउड, अगर आपने देखे होंगे तो वो है कपासी क्लाउड्स। कपासी सारे, देखो सारे बादल होते कपासी ही हैं, जितने भी क्लाउड होते हैं वो सारे होते कपासी ही हैं। लेकिन जितना मॉइस्चर उसमें मिलता जाएगा उनका फॉर्मेशन यानी चेंज हो जाएगा। जैसे मॉइस्चर ज्यादा मिला, तो मॉइस्चर ज्यादा मिलने के बाद में उसमें डार्कनेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कपासी है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा नहीं है, और मॉइस्चर ज्यादा नहीं है तो ये साफ मौसम के सूचक होंगे। अब जैसे जैसे मॉइस्चर शामिल हो जाएगा, ये वर्षा मेघ में कन्वर्ट हो जाएंगे और भारी होकर नीचे आना शुरू कर देंगे। तो सबसे जो नीचे क्लाउड पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं वर्षा मेघ, या कपासी वर्षा मेघ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो मैं बार बार आपके लिए वर्ड यूज करता हूं साइक्लोन के समय की, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे, इसका मतलब ये होता है कि कपासी मेघों में मॉइस्चर मिल गया है और वो हैवी होकर नीचे आ गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल टॉपिक यही है, केवल आपको किलोमीटर के हिसाब से याद रखना है कितने किलोमीटर पे क्या चीज मिलती है। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको नोट कर लीजिए, जैसा हो। अदरवाइज आपको पीडीएफ में तो ये मिल ही गया होगा।
ठीक है। वन सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो अभी ऊपर देखो आप। अब इन क्लाउड के साथ में जब जैसे अभी चार तरह के अपन ने क्लाउड देखे, तो चार तरह के जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर अगर आपस में ये क्लाउड जब मिलना शुरू हो जाए तो किस तरह के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर चार क्लाउड आपको मिल ही रहे हैं, पक्षाप क्लाउड, स्तरी क्लाउड, कपासी और वर्षा मेघ। इन वर्षा मेघों को कहते हैं कपासी वर्षा मेघ। कपास पक्षाप के साथ अगर स्तरी मिल जाए, क्योंकि दोनों लगभग एक साथ हाइट पे जहाँ ट्रांजिशन जोन होगा उसको कहेंगे पक्षाप स्तरी। इसी तरह से कपासी स्तरी, इसी तरह से वर्षा कपासी। ठीक है, और ये इनके क्या 9 टाइप के क्लाउड होते हैं बेसिकली। तो 9 टाइप के क्लाउड है ओनली। ये आपको केवल हाइट के अकॉर्डिंग याद रख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने और समझाने के लिए इसमें है नहीं। ठीक है ना, तो मैं भी इसमें क्या समझाऊंगा जब समझाने के लिए कुछ नहीं है, तो केवल किलोमीटर याद करने हैं आपको। चैट बॉक्स में आपने क्या कहा है, क्लाउड एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं उसकी स्लाइड आपके रिपीट कर देता हूं। ये लीजिए, देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। किलोमीटर याद रखिए और क्लाउड का नाम याद रखिए। देखो फ्लो चार्ट में कुछ नहीं है। फ्लो चार्ट जो आपने किया है ये वाला, ये केवल एक क्लाउड दूसरे से मिल गया है ना। तो ये या तो बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो बहुत इजी है बनाना, तो आप सभी एक बार इसको बना लीजिए। ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर 606 होगा यार, 600 कहां से चला गया। 600 किलोमीटर के ऊपर कहां बादल बनेंगे। कपासी रुई के गट्ठे की तरह दिखते हैं, और इस तरह कुछ लेवल में मिलते हैं, यानी कि अलग अलग हाइट में मिलते हैं। क्षैतिज क्लाउड होते हैं ये। तो फ्लो चार्ट में समझना कुछ नहीं है, चार तरह क्लाउड हैं, और चारों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्लाउड बनाते हैं। जैसे पक्षाप क्लाउड है, ये स्तरी क्लाउड से मिल गया तो पक्षाप स्तरी हो गया। स्तरी क्लाउड और कपासी से मिल गया तो कपासी स्तरी क्लाउड हो गया। कपासी और वर्षा मेघ आपस में मिले तो ये क्लाउड हो गया। ठीक है, कभी कभी पक्षाप और वर्षा आपस में मिल जाएंगे, या पक्षाप और कपासी आपस में मिल जाए तो ये दो क्लाउड और बन जाते हैं। ये मीटर है, मीटर। 6 से 12 किलोमीटर है ये। ठीक है, आई थिंक सभी का बन गया होगा। 8 और 9 जो समझ में नहीं आया वो ये है, पक्षाप एक्चुअली क्या है, इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, रुकिए मैं इसको ठीक कर देता हूं आपको।
1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, बस रुक जाइए। अब देख लीजिए, छह सौ मीटर कर लीजिए, 100 किलोमीटर आ रहा है तो। नहीं नहीं, 9 ही तरह के होते हैं। मेजरली क्लाउड तो 4 ही तरह के होते हैं, 9 नहीं होते। आई थिंक आप सभी का बन गया होगा, मैं इसको हटा दूं। चलिए तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि क्लाउड से कोई क्वेश्चन मेजरली आता नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा आपने? एक वो मैंग्रोव के बादल थोड़ी होते हैं, मैंग्रोव तो वन है। हाँ क्लाउड इतना ही, मैंने कहा ना क्लाउड केवल 5 मिनट का है, केवल आपको किलोमीटर याद करना है, और एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से पढ़ना ही मत। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पेज नंबर बता दूंगा मैं आपको, 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है, वहां मिल जाएगा। तो आज अपनी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होती है, क्लियर। इसके बाद में, हाँ जो भी जिस पेज नंबर पर है, मैंग्रोव के बारे में बताएंगे जब वनों के बारे में बात करेंगे। पोल पर कोई लाइफ नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, कुछ भी नहीं है, पोल जस्ट ए पॉइंट। तो क्लाइमेटोलॉजी अपनी आज कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि अपने पुराने पेपर उठाइए, है ना, किसी भी पीसीएस के उठाइए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, और अपने अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। रही अब मेंस की बात, की मेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे क्लाइमेटोलॉजी के, ठीक है। वर्षा के प्रकार नहीं बताए? कौन कहता है नहीं बताए? वर्षा के 3 ही प्रकार कल कराए थे ना, तीनों प्रकार कल कराए थे मैंने, ठीक है। तो मेंस के क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे? मेंस होता है कंप्लीट नॉलेज के साथ, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज मतलब कि जब आपको क्लाइमेटोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, आपको अर्बनाइजेशन की हो जाएगी, और आपके पास में सारी नीतियों की होगी जो चल रही होंगी, तो कंप्लीट नॉलेज के साथ मेंस का एग्जाम लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी आप केवल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जब तक आपके पास नॉलेज इकट्ठा हो रही है उससे नॉलेज को इकट्ठा करें और उस पर काम करते रहें। अपने पास में 10 मिनट बचती हैं, कुछ अपना मैप भी थोड़ा सा बच रहा है, आप मैप निकाल लीजिए। और मैप में मैप कहाँ है आपका? अपना मैप आप लोग निकाल लीजिए, और मैं यहां पर इसको शुरू कर लेता हूं। आप डेजर्ट्स पे आ जाइए, और लोकेशन कौन सी है? ये कैलिफोर्निया वाली, ठीक है। कैलिफोर्निया वाली लोकेशन है, वहां पे आ जाइए, और 2 डेजर्ट खास तौर से यहां पे मार्क करिए। एक है ची हुनान, जगह कौन सी है? मैक्सिको एंड यूएसए वाला पार्ट, ची हुनान। मेजरली ये डेजर्ट कहां पे है? मैक्सिको में।
ची हुनान मिलेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, एटलस में नहीं है, एटलस में नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो जहां पे ची हुनान लिखा हुआ है इस लोकेशन पे आप लिखिए ची हुनान, और यहां पे लिखिए ची हुनान नाम की यहां पे क्या है, एक माइन है जो कि चांदी की माइन है, और मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। आपको यहाँ दिखेगा कैसे, लिखना पड़ेगा, ची हुनान लिखिए यहाँ पे, और दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर माइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट। स्क्रीन शो कैसे नहीं होगी, स्क्रीन तो शेयर कर रखी है। बिट्टू सर वाले पे देखिए, मिलेगी आपको स्क्रीन, क्यों नहीं मिलेगी, नहीं हो रही है? अरे बिट्टू सर वाले पे देखो यार, मिल जाएगी। अभी भी नहीं हो रही है?
हो गई ना? तो ची हुनान देखिए कहां पे लिखा हुआ है, यहीं पे करिए ची हुनान, और ची हुनान पर लिखिए डेजर्ट है ची हुनान तो, और यहां पे लिखिए चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैक्सिको, चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ची हुनान में लिखना है। नहीं नहीं वो नहीं, हाँ जो आपका ची हुनान वहां पे लिखा हुआ है, अगर किसी को मिल गया है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये सोनोरन जो डेजर्ट है ये भी आपके यहाँ पे नहीं लिखा होगा, है ना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई डेजर्ट भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक डेजर्ट है जो आपके इसमें भी नहीं लिखा है जो मेरे स्लाइड है, यहाँ पे एक डेजर्ट लिखो एरिजोना, जहां मेरा कर्सर है, जहां मेरा कर्सर है यहां पे लिखिए एरिजोना डेजर्ट, एरो डाल के लिख लीजिए एरिजोना डेजर्ट, एरिजोना डेजर्ट, और वहां लिखिए यूएसए का या नासा, जो नासा का आप देखते हैं स्पेस लॉन्च सेंटर है वो यहां पर है एरिजोना में, स्पेस लॉन्च सेंटर। स्पेस लॉन्च सेंटर। क्लियर? अब थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाइए, रॉकीज के पास में आइए, लोकेशन तो दिख रही है ना आपको मैक्सिको के वहां पास में, देखिए मैक्सिको में मिलेगा चिहुनान, और अपनी लोकेशन पे आइए आप, ग्रेट बेसिन के वहां पे देखिए एक लिखा है ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन, जहां रॉकी माउंटेन है, जहां रॉकी माउंटेन है वहां पे देखिए ग्रेट प्लेन, और जहां पे ग्रेट प्लेन लिखा है उसके बीच में देखिए प्रेरीज लिखा हुआ है, प्रेरीज, प्रेरीज, मिल गया? प्रेरीज, प्रेरीज को बाहर निकालिए और लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अरे ग्रेट प्लेन लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में यार, एंडीज के बगल में देखो राइट हैंड साइड पर, एंडीज के साइड पे देखो मिल जाएगा। भाई एंडीज के साइड में नहीं मिला आपको कहीं भी? चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, अगर नहीं मिला है आपको तो अब अपन देखेंगे कल, कल करेंगे है ना, बाकी करेंगे कल। एक्चुअली ये लैपटॉप भी थोड़ा हैंग हो गया है। इसके ऊपर एक और देख लीजिए, अगर आपको मिल गया प्रेरिस तो वहां पे लिखा होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया है, बाद में देखेंगे। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो ये इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।
क्या अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके ओके। गुड इवनिंग सभी को। अभी कितने पार्टिसिपेंट आ चुके हैं? 62। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर 60 डिग्री से कैसे हवाएं अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर आती हैं?